गांव में रमेश नाम का एक आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहता था। वैसे तो वह एक मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। रमेश की पत्नी शर्मिली दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल था। शर्मिली ने घर में कदम रखा ही था कि तभी रमेश शर्मिली से गुस्से में बोला, देखो शर्मिली, अगर गर्मी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जब मर्जी चाहे तब घर में आओ। रमेश की बात सुनकर शर्मिली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम कुछ काम नहीं करते और यहाँ पे मुझे सुना रहे हो। इतनी गर्मी में पत्नी कम से कम काम तो कर रही है, उल्टा तुम मुझ पे रौब दिखा रहे हो। रौब नहीं जा रहा शर्मिली, टाइम देखो, 8 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है घर में आने का? पड़ोस की निर्मला ताई के यहाँ गई थी, वहाँ कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तो फिर क्यों आई? कंबल ओढ़ के निर्मला ताई के घर पर ही सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इतना दिमाग खराब करने की। इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निर्मला ताई का पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए फेमस है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। आए हाय, वाह रे चिंतामैन, बड़ी चिंता करने वाले बने फिरते हो। इतनी अगर चिंता करते ना तो पड़ोस में कूलर की हवा खाने को नहीं जाना पड़ता। तुम्हें अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो। हर बात को उल्टा मत लिया करो शर्मिली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि गर्मियों में मुझे बहुत गर्म लगती है, क्योंकि मुझे गर्मियों में काम नहीं होता। आप तो अपनी बात मत ही करो जी। आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बरसात में तो ज्यादातर काम बंद ही रहता है। तुम्हें तो बस निठल्ला बनकर घूमना है, पत्नी पर रौब झाड़ना है। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसलिए पत्नी की चिंता हो रही है। इतना कहकर शर्मिली ने टिफिन रमेश की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, ये ही खाकर गुजारा कर लीजिए। क्या दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के यहाँ आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ, बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ मेहमान ज्यादा हो गए तो चिकन खत्म हो गया। हे भगवान, कैसे जानवर हैं, सारा का सारा चिकन खा गए। हाँ, खा गए। और सुनिए, कल से आप खुद काम करोगे और मैं कल से काम पर नहीं जाने वाली। अचानक ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? देखो जी, आज खेत में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। एक तो हमारे घर पे कोई पंखा नहीं है और न कूलर है। पड़ोस की निर्मला ताई के यहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है, तुम्हें पता है? लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझे निठल्ला पति मिला जो मुझे कूलर तो क्या पंखे की हवा भी नहीं दे सकता। रमेश गुस्से स्वभाव का था, उसे शर्मिली की बातों पे गुस्सा आ गया। तुम जरा सा काम करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खुलकर बोल रही हूँ मैं, आपको इस वक्त जलील कर रही हूँ। जाइए, जाकर कुछ काम कर लीजिए। नहीं, इस बार बहुत गर्मी है, इस बार तुम कर लो। बिल्कुल नहीं जी, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर पर कूलर चाहिए और बगैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूंगी और यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूंगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इस बार मैं अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारी अच्छे से धुनाई करवाऊंगी। फिर याद रखना, पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी ठुकाई की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी याद होगा। शर्मिली की बात सुनकर रमेश चुप हो गया, क्योंकि शर्मिली के भाइयों ने आलसपन की वजह से उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। रमेश रात भर सोचता रहा कि कूलर का इंतजाम कहाँ से होगा। रमेश दूसरे ही दिन घर से बाहर निकला ही था कि ठेले पर शिकंजी बेच रहा जाकिया मंगतलाल उसकी ओर देखता हुआ बोला, अरे क्या रमेश भैया, इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? तुझसे मतलब अपने काम से काम रख, ठीक है? अरे भैया, तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी जवान भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है, गांव वाले भाभी को छेड़ छेड़ कर उनका बुरा हाल कर देंगे। हाँ,
रमेश अपनी पत्नी की बात को लेकर वैसे ही परेशान था। मंगतलाल के मजाक ने उसका पारा और भी हाई कर दिया। रमेश ने एक जोरदार चांटा मंगतलाल के गाल पर जड़ दिया। एक तो वैसे ही मैं दिमाग से परेशान हूँ, ऊपर से तेरा मजाक खत्म नहीं हो रहा। कम से कम देख तो लिया कर कि सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहाँ गांव का एक मुखिया आ गया। अरे क्या हो गया रमेश, क्या बेचारे मंगतलाल को मार रहे हो? देखिए मुखिया जी, मेरा तो थोड़ा सा मजाक इस पर इतना भारी पड़ गया तो मेरे गालों पर चांटा ही जड़ गया। रमेश, ये सब क्या है? मंगतलाल अपने गांव का है, तुम्हें इस तरह किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं। मुखिया जी, एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से मुझे इसका मजाक बहुत ही बुरा लगा। अरे कोई तुमसे मजाक करेगा तो तुम्हें उसे थप्पड़ मार दोगे क्या? और अगर तुमसे मैं मजाक करूंगा तो तुम मुझे भी थप्पड़ मारोगे क्या? आपको कैसे मार सकता हूँ? तो तुम आदमी देखकर थप्पड़ मारते हो। मुखिया जी, आप जानते हैं मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से मेरी पत्नी ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उससे बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे कूलर चाहिए, नहीं दिया तो वह काम नहीं करेगी और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी 100 अलग। रमेश की बात पर मुखिया जी मुस्कुराते हुए अपने मूंछों पे ताव देते हुए बोला। तो ये बात है, और तू ये सोच सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो पंखा खरीदने की भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से ला कर देगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती नहीं। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, नहीं तो। हाँ, पता है, गर्मी तुझसे काम नहीं होता। गर्मी में, सर्दी में तुझे सर्दी लग जाती है और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, समझा? वैसे तेरी पत्नी ने जो कुछ भी बोला सही बोला, कुछ गलत नहीं कहा उसने। आप तो गांव के मुखिया हो, आप मेरी मदद करने की बजाय उल्टा मेरी पत्नी को तरफदारी कर रहे हो। देख रमेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता, और आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, जैसे कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता है। इतना कहकर मुखिया जी हंसता हुआ वहां से चला गया। रमेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। भगवान के नाम पे कुछ दे दे। रमेश ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा था। अरे जा यहाँ से, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे पैसे ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना, जा यहाँ से। बहुत गुस्से में लगता है, अपने पत्नी की मार खा के आ रहा है। अब तू जाता है कि नहीं? लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला? भिखारी कहीं का, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई ज्योतिषी होगा। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ। दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। रमेश ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। अरे तेरे किस्मत में तो आज मार खाना लिखा है। रमेश का पारा और हाई हो गया। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ, मैं तो बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने यह कहा ही था कि रमेश ने एक जोरदार थप्पड़ भिखारी के गालों पर जड़ दिया। चांटा पड़ने की वजह से भिखारी हड़बड़ा गया। यह क्या था भाई, इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांग रहा है, और तो बैठे बैठे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा कि तू पिटने वाला है? बोल। इतना बोलकर रमेश उसे पीटने लगा कि भिखारी रमेश के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई, वो तो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे को कर लो तो तुम्हें भी जल्दी से जल्दी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। भिखारी की बात सुनकर रमेश ने अपने हाथ रोक लिए और सोचने लगा, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? और अगर पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहां से चला गया। रमेश एक भिखारी का
एक्सप्रेस बनाकर दूसरे गांव चला गया। तभी रमेश की नजर एक अच्छे मकान पर पड़ गई। उस मकान के बराबर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। रमेश तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। रमेश की बात सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकली और बोली, आपको इससे पहले कभी नहीं देखा, लगता है आप इस गांव में नए आए हैं। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों से तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हल है। तो फिर आप तो बहुत ही ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम किसी का भी हाथ देकर उसका भविष्य बता सकते हैं। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। रमेश स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गया और रमेश की नजर उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चली गई। उसने देखा कि 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। स्त्री रमेश को घर के अंदर ले आई और अपना हाथ आगे बढ़ाते बोली, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए बाबा। रमेश स्त्री के हाथ की लकीर को देखकर बोला, लेकिन सच तो यह था कि उसे कुछ नहीं आता था। रमेश का दिमाग आंगन में खेल रहे बच्चे पर पड़ा। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्दी तुझे सोना मिलने वाला है। रमेश ने ऐसा कहा ही था कि तभी बच्चा भागते हुए आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, देखिए माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी में मिली है। रमेश यह देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली, अरे ये तो वाकई में सोने की है। बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ हुए। आपके पहले ही बता दिया था कि मेरी किस्मत में धन लिखा है और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतना कहकर वह स्त्री ठंडा शरबत लेकर रमेश के पास आई, मगर रमेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हमने कहा था ना कन्या, हम बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा अलग टाइप के बाबा हैं। मैं समझी नहीं बाबा। हम जब किसी का हाथ देकर कुछ बताते हैं तो हम उससे बदले में उसकी घर की कोई वस्तु लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो हम उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। रमेश की बात सुनकर स्त्री पूरी तरह से डर गई। बोली, बाबा आपको क्या चाहिए? हमें तुम्हारा कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों को दान कर सकें। उस स्त्री ने खुशी खुशी रमेश को वह कूलर दे दिया। रमेश कूलर को ठेले में लादकर अपने घर ले गया। कूलर को देखकर रमेश की भी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर दिया। कूलर के सामने ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बोली, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? देखो न जी, कहीं मेरा ये सपना तो नहीं है? ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। देखती जाओ प्रिय, आज कूलर लेकर आया हूँ। कुछ दिनों में एसी भी लाकर रहूंगा। रमेश बोला ही था कि तभी उसके घर में 3-4 लोग गांव के युवक घुस गए और साथ में गांव के मुखिया भी। उनमें से वह भिखारी भी था। तभी उन युवकों ने एक युवक रमेश की ओर आकर बोला, हम इस स्त्री के देवर हैं जिसके घर से तुमने ठगी की हुई है। नकली भिखारी जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी। जब हम उस मूर्ति को लेकर सुनार के यहाँ गए तो उसने बताया कि यह पीतल की है, ऊपर से सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने तेरे बारे में हमें सब कुछ बता दिया। ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो। हाँ शर्मिली, मैंने इस मूर्ख से यह क्या कह दिया कि तुझे लोगों को बेवकूफ बनाना आता है। यह उस बात को गंभीरता से ले बैठा। तभी एक युवक गुस्से से बोला, देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक रमेश के पिटाई करने लगे। मुखिया ने रमेश को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, कूलर उठा लो। लेकिन मुखिया उसी युवक से बोला, कूलर का पैसा मैं तुम्हें दूंगा। इस कूलर को अब यही रहने दो। आज वैसे भी रमेश ने बहुत मार खाई है। मुखिया रमेश की ओर देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर कूलर की हवा खाना लिखा है शायद। जाओ, कूलर आज से तुम्हारा हुआ। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए। शर्मिली रमेश को नाराज तो थी, लेकिन कूलर के आ जाने से वह खुश भी हो गई।